हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 2023 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे कि हमने आपको पहले से एक कृषि जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट डाल दिया है कि 2026 में किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आएगा, लेकिन 2023 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज है। क्लियर? तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक थोड़े अलग मिल सकते हैं, जो कि 2026 का मैंने वैसे तो आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा दिया। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आपके इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपसे आता है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में डालें। तो इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं कानपुर, नई दिल्ली, जयपुर और नागपुर। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके सीधे सीधे आंसर हैं, मैं इनके ऊपर क्या ही लेक्चर दूंगा। बाकी जो और क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो उनमें मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आप चारों में से बताइए कौन सा है, कमेंट जरूर करें। तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। क्लियर? अब सुनिए बेटा, ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हर साल एक क्वेश्चन और पहले नंबर पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसा कि आपके सामने मैंने ये पूरी की पूरी एक इंडेक्स बता रखी है, आप इस इंडेक्स को जरूर याद करके रखें। हर साल इस इंडेक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके लिए आता है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की? तो आपको यहां बताना है मुझे, या फिर मैं आपको बता रहा हूं कि भ्रूण संवर्धन होता क्या है। बाकी आप आंसर बताइए कि भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ये भ्रूण संवर्धन क्या है। पादप के बारे में आप जानते हो, पर ये भ्रूण क्या है आपको पता होगा। जैसे कोई बीज होता है तो बीज के अंदर, जैसे कि अगर आपने आम की गुठली देखी होगी, अगर उसको फोड़ते हो तो उसमें से सफेद सी गुठली और निकलती है, वो है उसका भ्रूण। तो बीज के अंदर पाया जाता है भ्रूण। तो फिर यहां लिखा हुआ है संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या है? कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना। तो आप ऐसा है कि ये भ्रूण संवर्धन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने एक बीज से क्या निकाल लिया है, भ्रूण निकाल लिया है, या भ्रूण की कोशिकाएं निकालनी है और उसे एक संवर्धन माध्यम में, जैसे कि एक घोल है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां, संवर्धन माध्यम, या आप इसे पोषक विलयन भी बोल सकते हो। इस संवर्धन माध्यम में वही पदार्थ होते हैं जो कि प्लांट को बेसिकली चाहिए होते हैं, जैसे कि कुछ शुगर है, विटामिन है, जल है, हार्मोन्स है, नेक्स्ट इसके अलावा कुछ और मिनरल्स हो सकते हैं। वो सारे के सारे पदार्थ इसमें होते हैं और इसमें भ्रूण को डाल दिया जाता है। फिर भ्रूण जो है वो सुषुप्तावस्था एवं विकास की अन्य अवस्थाओं से नहीं गुजरता, वो सीधा पौधे के रूप में जनरेट होता है। तो इस तरीके से संवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा, ये केवल भ्रूण संवर्धन के लिए नहीं, आप देख सकते हो जड़ है, तना है, पत्ती है, जब इनसे संवर्धन माध्यम से प्लांट बनाए जाते हैं तो बीजों के द्वारा उत्पन्न पौधों से श्रेष्ठ होते हैं। क्लियर? तो ये था पादप भ्रूण संवर्धन। तो बताइए पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत A.D. बर्गनर 1921, लेवेक 1925, हैनिंग 1904 और कैरिमुलस 1983। तो इसमें से इसकी जो खोज की है या शुरुआत की है वो किसने की है? हैनिंग ने की है 1904 में। बाकी कुछ और देख लीजिए, ये शब्द भी आपकी किताब में है, कैरिमुलस, इन्होंने पीसीआर की खोज की है इसी चैप्टर में। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर सेकंड से है, चैप्टर नंबर सेकंड से। ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। क्लियर? इस चैप्टर का नाम बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी। तो उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो पीसीआर की खोज किसने की है? कैरिमुलस ने। पीसीआर की फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे, आप जरूर बताएं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद एक और साइंटिस्ट देखिए, ये कौन है? लेवेक। इन्होंने क्या किया है? पादप भ्रूण संवर्धन का सर्वप्रथम जो उपयोग में लिया, वो उपयोग में इन्होंने लिया। क्लियर? तो जो ये टॉपिक आपकी किताब में है ना, भ्रूण संवर्धन, उसमें ये दो वैज्ञानिकों के बारे में है। हैनिंग ने शुरुआत की और लेवेक ने सबसे पहले इसका उपयोग किया। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक कीट हैं, चार ऑप्शन दे रखे, मधुमक्खी, कातरा, टिड्डा और सफेद लट। सबसे पहले आप आर्थिक कीट का मतलब जानिए। देखिए, वे कीट जिनका सीधा असर इंसान की कमाई, नेक्स्ट इसके अलावा उनके व्यापार, नेक्स्ट पालतू जानवरों एवं फसलों पर पड़ता है, फसलों पर
पड़ता है, ऐसे कीट क्या कहलाते हैं? ऐसे कीट कहलाते हैं आर्थिक कीट। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं लाभदायक और दूसरे जो कीट होते हैं वो होते हैं हानिकारक। दो तरीके हो सकते हैं और वो दोनों आर्थिक कीट ही कहलाते हैं। लाभदायक कीट जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? रेशम कीट है, मधुमक्खी है, नेक्स्ट इसके अलावा लाख का कीट है। इसके अलावा हानिकारक कीटों की बात करें तो हानिकारक कीट में कातरा है, सफेद लट है, टिड्डा है, नेक्स्ट मक्खी है, मच्छर है। ये सब कौन होते हैं? हानिकारक कीट होते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आइए, क्या लिखा हुआ है? आर्थिक कीट है मधुमक्खी, कातरा, टिड्डा, सफेद लट। देखा जाए तो चारों के चारों क्या है? आर्थिक कीट है। लेकिन फिर इनमें से एक ऑप्शन कैसे चुनोगे? जरा देखो ध्यान से। मधुमक्खी की बात करें तो ये एक लाभदायक कीट है, बाकी कातरा, सफेद लट और टिड्डा जो है वो हानिकारक कीट है। तो इन चारों में से ये ऑप्शन अलग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मधुमक्खी। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कृंतकनाशी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यहां आपको एक रसायन का नाम बताना है जो कृंतक को नष्ट करता है। ये कृंतक क्या होते हैं? कृंतक ऐसे जंतु होते हैं जो कुतरने वाले होते हैं, जो किसी न किसी चीज को कुतरते रहते हैं, जैसे कि चूहा, जैसे कि गिलहरी। क्लियर? नेक्स्ट अब इनमें से पूछा है कि इनको समाप्त करने के लिए या इनके रसायन के लिए कौन सी चाहिए हमको? ध्यान देखिए, इनको नष्ट करने के लिए, तो इनको नष्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ रसायन के नाम लिख रखे हैं, रगौर, मेलाथियोन, एंडोसल्फान एंड जिंक फॉस्फेट। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि चूहा और गिलहरी, जिनको हम कृंतक बोलते हैं, इनके लिए किस कृंतकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ऐसा करो, मैं आपको ये बता दूं, किताब में जब आप कृंतकनाशी पढ़ते हो तो कृंतकनाशी तीन तरह के लिखे हुए हैं, तीव्र कृंतकनाशी, दीर्घ कृंतकनाशी और धूमक। ये तीनों के मैं कुछ कुछ उदाहरण आपको मैं यहाँ लिखकर दे देता हूं, आप उनमें से पता कर सकते हो कि इन चारों में से वो ऑप्शंस है या नहीं। तो चलिए देखिए, ये लिखे हुए हैं तीव्र कृंतकनाशी, दीर्घकालिक कृंतकनाशी और धूमक। ये मैंने आपको कृंतकनाशी के तीनों प्रकार लिख दिए हैं। चलिए एक एक करके देख लिए। तीव्र कृंतकनाशी क्या होते हैं? जिनकी एक एक खुराक काफी होती है। तो तीव्र कृंतकनाशी के उदाहरण लिखे हुए हैं जिंक फॉस्फाइड, बेरियम कार्बोनेट और थेलियम सल्फेट, और लास्ट एक और लिखा हुआ अंटू। इसको इंपॉर्टेंट में डाल लेना बेटा, हो सकता है इस साल क्वेश्चन आ जाए ऐसा। नेक्स्ट दीर्घकालिक कृंतकनाशी कैसे कृंतकनाशी होते हैं? जिनकी ज्यादा खुराक इन जीव जंतुओं को मारने के लिए देनी होती है। दीर्घकालीन कौन से हैं? वारफेरिन, रोडाफेरिन, नेक्स्ट इसके अलावा है ब्रोमेडियालॉन। बेटा ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि इसका और नाम है मूस मूस या सुपर कैड के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है बॉडी वैक्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेलोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा एक और है क्लोरोफेसिनोन, जिसको डरेट के नाम से जाना जाता है, और ये सारे होते हैं दीर्घकालिक। और लास्ट है आपका धूमक कृंतकनाशी, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको लिख रखा है। वैसे तो इसके बहुत होते हैं, पर मैंने अभी आपके लिए एक लिख रखा है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। क्लियर? तो इस तरीके से कृंतकनाशी के ये कुछ उदाहरण है। अब आप इनमें से देख लो, इनमें से मिल जाए तो जैसे कि रोगोर, मेलाथियोन, एंडोसल्फान और जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड तीव्र कृंतकनाशी यानी कृंतकनाशी का एक उदाहरण है। बाकी के जो तीनों लिखे हैं, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो कीटनाशी होते हैं, यानी कीटों को नष्ट करने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो इस तरीके से आपके हुए चार क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पांचवा है ऑब्जेक्टिव, कातरा कीट का कुल है। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया है वो आया है चैप्टर नंबर 3 से। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 में सभी कीटों के बारे में, करीबन 9 से 10 कीटों के बारे में, उनका वैज्ञानिक नाम, गढ़, कुल, इसके अलावा उनका जीवन चक्र, इसके अलावा उनका प्रबंधन, ये सब कुछ दे रखा है। और चैप्टर नंबर 3 थोड़ा है तो छोटा, लेकिन नंबर खूब ज्यादा है इसके, करीबन 6 से 8 नंबर का चैप्टर है ये। तो देखिए कातरा कीट का कुल है, तो इसलिए इस चैप्टर में से गढ़, कुल और वैज्ञानिक नाम को तो बिल्कुल रट लेना आप। कातरा कीट का कुल है आर्कटिडी, लाइकेनिडी, डर्मेस्टिडी और टर्मिटिडी। तो बताइए कातरा कीट का कुल क्या है? देखिए बेटा, टर्मिटिडी की बात करें, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना हम टर्माइट, टर्माइट का मतलब क्या होता है? दीमक। तो ये जो कुल है वो किसका है? दीमक का। क्लियर? लाइकेनिडी जो कुल है वो है अनार की तितली, अनार की तितली का। क्लियर? नेक्स्ट इनमें से डर्मेस्टिडी जो है वो है खपरा भृंग का कुल। तो अब कौन सा बच गया? आर्कटिडी बच गया, जो किसका कुल है? कातरा कीट का कुल है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट अगला देखिए, मित्र फफूंद है, यहां लिखा हुआ मित्र फफूंद, यानी कि जो किसान का मित्र है, तो मित्र फफूंद है। तो यहाँ पर चार देखो बेटा, फफूंद जिनको और कॉमन भाषा में हम कवक के नाम से जानते हैं, यानी कि फंजाई। तो यहाँ चारों की चारों आपको जो दिखा रखी है वो फंजाई है।
अब आपको देखना है कि इनमें से मित्र, या ये समझ सकते हो लाभदायक कौन है इनमें से। ठीक, तो बाकी 3 अलग हट जाएंगी और एक जो होगी वो कौन सी होगी, लाभदायक। नाम पढ़िए, फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा, सर्कोस्पोरा, एल्ब्यूगो। ये सारे के सारे जो दे रखे हैं नाम, ये किसी ना किसी कवक के वंश का नाम दे रखा है। जैसे हम जब कोई वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो वंश और जाति लिखते हैं ना, तो ये वंश के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि फ्यूजेरियम, इसके आगे जो जाति होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम। और इसकी वजह से एक डिजीज होता है कपास के पौधे में, कपास का मिलानी रोग। मिलानी रोग, मिलानी का मतलब जानते होंगे, पानी की कमी। नेक्स्ट, इसके अलावा एक लिखा हुआ है सर्कोस्पोरा, इसका भी वंश जो, ये तो वंश हो गया, इसकी जाति जो होती है वो होती है अरेकिडिकोला, अरेकिडिकोला। और इसकी वजह से एक डिजीज होता है मूंगफली का, मूंगफली का पर्णचित्ती, पर्णचित्ती या टिक्का रोग बोल सकते हो। मूंगफली पर धब्बे हो जाते हैं मूंगफली की पत्ती पर। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो का जो जाति होती है वो होती है कैंडिडा, और इसकी वजह से सरसों का सफेद रोली रोग होता है। अब देखिए, जिन कवकों की वजह से अगर रोग हो रहे हैं, जिन कवकों की वजह से अगर रोग हो रहे हैं, तो वो मित्र फफूंद कैसे हो सकती है, यानी किसान के लिए लाभदायक कैसे हो सकती हैं। तो ये तीनों इनके आंसर नहीं है। ले दे के बचता है आपका ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा भी एक कवक है जो कि अन्य कवकों या कीटों के नियंत्रण में उपयोग की जाती है जैविक प्रबंधन के रूप में। जब भी आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 6 से। क्लियर। लेकिन चैप्टर नंबर 6 में जब हम ये प्रबंधन करते हैं, जैसे कि सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन, तो जैविक प्रबंधन में जीवों के द्वारा ही जीवों का प्रबंधन किया जाता है। तो उसी का एक उदाहरण है ट्राइकोडर्मा। क्लियर। तो ये है मित्र फफूंद जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई है, सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड की लंबाई, ये जो क्वेश्चन आया है वो है चैप्टर नंबर 9 से। तो चलिए बताइए, सबसे छोटा सूत्रकृमि की लंबाई कितनी होती है? 10 mm, 15 mm, 0.2 mm और 8 mm। सबसे छोटा जो सूत्रकृमि होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पैराटाइलेंकस, ये उसका नाम होता है। और इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? 0.2 mm। सबसे छोटा जो होता है सूत्रकृमि वो कौन सा होता है? पैराटाइलेंकस होता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा सबसे लंबा जो सूत्रकृमि होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पैरा लॉन्गिडोरस, जिसकी लंबाई तकरीबन 11 mm तक होती है। नॉर्मली जो सूत्रकृमि होते हैं, सामान्य सूत्रकृमि की जो लंबाई होती है वो 0.5 से 4 mm के बीच ही पाई जाती है। लेकिन सबसे छोटा कौन है? पैराटाइलेंकस। सबसे लंबा कौन है? पैरालॉन्गिडोरस। चलिए, तो इस तरह से आपको आंसर मिला। सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई 10, 15, 8, 0.2। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटे की कितनी लंबाई है? 0.2 mm। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डा के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है चैप्टर नंबर 11 से। तो चलिए बताइए, टिड्डा के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं? अब आपको ये तो पता होगा कि टांगे जो है वो टिड्डा के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है वक्ष भाग पर। और वक्ष में 3 भाग होते हैं, अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और तीसरा होता है पश्च वक्ष। और प्रत्येक वक्ष पर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से कितनी जोड़ी हुई? 3 जोड़ी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 3 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं 2026 में जो पैटर्न आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 आएंगे, लेकिन यहाँ केवल 9 है। ये 2023 में था। तो मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये है आपके चैप्टर नंबर 14 का। और चैप्टर नंबर 14 में जो मछलियां दे रखी हैं उन मछलियों के वैज्ञानिक नाम करना थोड़ा ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि लेबियो कलवासु, किस मछली का नाम है? कलवासु का ही नाम है। क्लियर। जैसे लिखा है सिरहस मृगाला, जो पीछे लिखा हुआ है मृगाला, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? मृगाला। और ये रहा आपका आंसर। पूछा भी यही गया है, मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम, तो ये मिल गया आंसर। इसके अलावा लेबियो रोहिता, पीछे ही लिखा हुआ है रोहिता, तो ये किसका है? रोहू का।
नेक्स्ट इसके अलावा टॉर्टोर, ये जो है वो किस मछली का वैज्ञानिक नाम है? ये है महासीर नाम की मछली का। एक चीज इंपॉर्टेंट के लिए यहां तुमको बता देता हूं, वैसे तो आंसर आपको मिल गया, मृगांक मछली का वैज्ञानिक नाम। इसमें से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मछली है जिसके लिवर में तेल पाया जाता है? तकरीबन 5.5 ग्राम ऑयल। क्लियर? नेक्स्ट अब जो ये ऑयल होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है या होता है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए आपके समाप्त। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो देखेंगे वो देखेंगे रिक्त स्थान। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आएंगे आपके रिक्त स्थान। टोटल आपके 4 रिक्त स्थान 2023 में आते थे, लेकिन अब जो आया करेंगे वो आएंगे कम से कम 10। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए, किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से आया है। काफी बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है बेटा। तो ध्यान से फिर देखो, किसी जंगली प्रजाति यानी कोई फसल की कोई प्रजाति है लेकिन जंगली है, जिसका मनुष्य ने कभी उपयोग नहीं किया है, तो किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा प्रबंधन हो सकता है। प्रबंधन की जगह यहाँ कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, उगाना, ये सब मिल सकता है। कैसा क्वेश्चन मिल सकता है? किसी जंगली प्रजाति का मनुष्य के द्वारा उगाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसका आंसर है ग्राम्यन। क्लियर बेटा? तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा देखिए, सफेद लटकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ी होती है? ये जो क्वेश्चन आया है ये आया चैप्टर नंबर 2 से। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं जो बेकार से बिल्कुल बेकार क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों पर बच्चा इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं है। तो सफेद लटकी एक वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी होती है। क्लियर है? ये दूसरा क्वेश्चन बड़ा आसान था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, केंचुए में कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होगा कोकून का जो निर्माण है केंचुए में होता है किसके द्वारा? क्लाइटेलम के द्वारा। क्लाइटेलम जो खंड है वो पाया जाता है 14, 15 और 16वें खंड पर। जैसा कि आपको पता होगा केंचुए जो होते हैं 100 से 120 खंड के होते हैं, जिसमें से 14, 15 और 16वें खंड पर क्या पाया जाता है? क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? कोकून। अच्छा, क्लाइटेलम के द्वारा कोकून का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। क्लियर? इसीलिए केंचुए में आपको एक चीज और पता होगा कि केंचुए में जो निषेचन है वो कैसा पाया जाता है? बाह्य निषेचन। क्यों? क्योंकि निषेचन जो होता है वो कोकून में होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ मधुमक्खियां ही करती हैं। तो आपको बताना है पौधों में परागण क्रिया का कार्य कौन सी मधुमक्खियां करती हैं। तो आपको पता होगा मधुमक्खी में 3 तरह की होती हैं, एक होती है रानी, एक होती है श्रमिक और एक होती है नर मधुमक्खी, जिसको ड्रोन भी बोला जाता है। अब इनमें से नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी का केवल एक ही काम है, मैथुन क्रिया या जनन क्रिया करना और नए शिशुओं को जन्म देना। केवल श्रमिक मधुमक्खी वो मधुमक्खी होती है जिसका काम छत्ते को बनाना, उसकी देखरेख करना, नए होने वाले शिशुओं की देखरेख करना, भोजन लाना, पानी लाना, सारा काम जो होता है वो किसका होता है? मधुमक्खी। कौन सी? श्रमिक। तो क्या क्वेश्चन है? पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ मधुमक्खियां ही करती हैं। तो यहाँ पूछा है कि पौधों में जो परागण क्रिया होती है वो कौन सी मधुमक्खियां करती हैं? जब रानी और नर बेसिकली केवल जन्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भोजन ला ही नहीं रहे, तो भोजन लाने का काम कौन कर रही है? श्रमिक। तो श्रमिक मधुमक्खियां जब भी किसी पौधे के पुष्प पर जाती हैं तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर वो किसके लिए जा रही हैं? वो जा रही हैं परागकणों के लिए या फिर सुगंधित पदार्थ या फिर कहें तो रसपान करने के लिए। तो जिसके लिए वो जा रही है, जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाएंगी तो क्या भी करवा देती हैं? वो परागण क्रिया करवा देती हैं। तो बेसिकली पौधों में परागण क्रिया का कार्य कौन करती हैं? श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। क्लियर? और ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आपके आया है चैप्टर नंबर 12 से। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो भी हुए आपके कवर। नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम अति लघुत्तरात्मक। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ध्यान रखना बेटा, जब भी आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करो या तो एक शब्द में आंसर दो, और एक शब्द में आंसर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा एक लाइन, ज्यादा आप लाइन उसमें ना लिखें। अति लघुत्तरात्मक में इतना ही लिखा जाता है, जैसा कि लिखा हुआ कर्तोतक को परिभाषित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर से आया है 2। क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से आया। तो इसकी परिभाषा क्या है? पौधे के बेभाग जिनका उपयोग ऊतक संवर्धन में किया जाता है, ऊतक संवर्धन विधि में किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं?
कर्तोतक कहलाते हैं, कर्तोतक कहलाते हैं। तो यहां क्या लाइन लिखी हुई है, दोबारा फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ें। पौधे के वे भाग यानी कि जैसे कि जड़, तना, पत्ती, यही पौधे के भाग होते हैं, या पुष्पीय भाग, जड़, तना, पत्ती, जिनका उपयोग किस प्रक्रिया में, ऊतक संवर्धन प्रक्रिया में। अभी कुछ देर पहले मैंने ऊतक संवर्धन का बताया था कि जैसे कि जिन पौधों को बीजों से नहीं लगाया जाता या बीजों से लगाया जाता तो उनमें रोग होने के चांसेस ज्यादा रहते, तो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के दौरान क्या किया था, एक पोषक विलयन, जो अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम में जड़, तना या पत्ती का कोई एक टुकड़ा डाला जाता है और उसी टुकड़े को ही क्या बोला जाता है, कर्तोतक बोला जाता है। अब जब इसे संवर्धन माध्यम में डाला जाता है तो संवर्धन माध्यम में इस टुकड़ा जो कि जड़, तना, पत्ती का हो सकता है, उसकी कोशिकाएं उस संवर्धन माध्यम में या पोषक विलयन में उपस्थित जो पदार्थ होता है उसको एब्जॉर्ब करके इसकी संख्या यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे कर्तोतक का जो टुकड़ा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसे फिर बोला जाता है कैलस। फिर इसी कैलस को निकाल कर किसी दूसरे पोषक विलयन में डाला जाता है, किसी दूसरे पोषक विलयन में डाला जाता है जिसमें हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की हो सकती है, साइटोकाइनिन की हो सकती है, ताकि जड़ और तना आसानी से बन सके। फिर जब कैलस को इसमें डाला जाता है तो एक नवोद्भिद पादप तैयार होने लगता है, नवोद्भिद पादप तैयार होने लगता है और फिर इसी नवोद्भिद पादप को प्रयोगशाला या खेतों में उगा दिया जाता है। तो कर्तोतक क्या होते हैं, पौधे के वे भाग जिनका उपयोग ऊतक संवर्धन विधि में किया जाता है, कर्तोतक कहलाते हैं। तो अगर आपको इसकी परिभाषा अति लघुतरात्मक आया है तो केवल और केवल यही लिखना है, 1 से 2 लाइन में खत्म करना है, ये तो बस मैंने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम गुणसूत्र का कोई एक उदाहरण बताइए। ये जो आया है ये भी चैप्टर नंबर 2 से है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। क्लियर। इसके अंदर कृत्रिम गुणसूत्र के आपकी किताब में 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, एक है BAC और एक है BIAC। BAC की फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अभी रुक जाना, मैं हिंदी भी लिख दूंगा आपको। इसकी होती है फुल फॉर्म ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। देखो बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जैसा पूछा गया, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। तो जीवाणुवीय या जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। तो 2 पूछा कितना है, केवल 1, तो आप कोई एक लिख सकते हो, BAC लिख के उसकी फुल फॉर्म जरूर लिख देना। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, अनार की जो तितली होती है वो पौधे के किस भाग पर अपने अंडे देती है। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपको किताब की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिन क्वेश्चन पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अनार की तितली पौधे के किस भाग पर अपने अंडे देती है, तो ये देती है पुष्प के बाह्य दल पर, बाह्य दल पर। इसके अलावा छोटे फलों पर ये अपने अंडे देती है। यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। फिर से देखो एक क्वेश्चन और आया जिसके लिए आपको किताब की एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है। पूछा है कि 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। पहले तो ये जानो फेरोमोन ट्रैप क्या है। आपको पता होगा कि जब भी कीटों में, जैसे कि नर कीट है और मादा कीट है, तो उनमें निषेचन की क्रिया होती है, उससे पहले नर जो है वो किसी और वृक्ष पर, खेतों से निकलकर किसी और वृक्ष पर गए या किसी और साइड में गए तो वो अपने शरीर से कुछ ऐसा पदार्थ स्रावित करते हैं जिसे ये फेरोमोन बोलते हैं, जिससे आकर्षित होकर मादाएं आती हैं ताकि वो मैथुन क्रिया कर सकें। तो इसी के लिए क्या मार्केट में मिलते हैं फेरोमोन ट्रैप। इन फेरोमोन ट्रैप से क्या होगा कि वही रसायन निकलेगा जिससे मादाएं आकर्षित होंगी और जिस जगह वो आएंगी उन जगह उनको मारना थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान। और खेतों में ये जो कीटों के रोग होते हैं ना, उनसे बचाव मिलता है। तो ये होते हैं फेरोमोन ट्रैप। तो क्या पूछा, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। तो किताब में इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो है 5। क्या लगाए जाते हैं, 5 फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। और हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि जो फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं उनकी दूरी क्या होती है। 50-50 मीटर की दूरी पर, 50-50 मीटर की दूरी पर ये लगाए जाते हैं। और 1 हेक्टेयर में कितने लगते हैं, 5 लगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन इसमें से बेटा ये 4 क्वेश्चन हुए, 5वां नहीं है, 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए जो अभी अति लघुतरात्मक में ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कोई 2 धूमक के नाम लिखिए। तो यहां पर आपको धूमक रसायन के नाम बताने हैं। एक तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था धूमक कृंतकनाशी में। तो देखिए कौन कौन से रसायन है। एक जो है उसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड,
डाइक्लोराइड। इसके अलावा एक जो मैं पहले बता चुका हूं उसका नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसके अलावा एक और हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा एक और मैं आपके लिए लिख देता हूं मैथिल ब्रोमाइड। मैंने 4 आपके लिए धूमक लिखे हुए हैं और करने कितने थे 2, तो आप 2 कोई से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। कार्बन डाइजिम का एक उपयोग लिखिए। तो देखो बेटा यहाँ पर एक कार्बन डाइजिम रसायन दे रखा है जो बेसिकली कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका आपको केवल एक उपयोग बताना है। तो चलिए एक उपयोग बताना तो एक ही लिखो, बाकी मैं और बता दूंगा। कार्बन डाइजिम एक फफूंदनाशी है, फफूंदनाशी कवकनाशी बोल सकते हो, फफूंदनाशी है जिसका उपयोग फसलों को हानिकारक फंगस यानी कि कवक फंगस से बचाने के लिए किया जाता है, बचाने के लिए किया जाता है। तो एक उपयोग पूछा था, एक उपयोग तो हो गया। बाकी और कुछ अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि बीजों को बोने से पहले कार्बन डाइजिम से भी उपचारित किया जाता है ताकि मृदा से होने वाले रोगों से उन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा मैं कुछ रोग बता देता हूं आपको जिन रोगों के लिए कार्बन डाइजिम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रखा होगा बाजरे का अर्गट रोग। तो बाजरे का जो अर्गट रोग है उसके लिए कार्बन डाइजिम का ही इस्तेमाल किया जाता है। अर्गट रोग जिसे आपने चैपा रोग के नाम से पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसके अलावा एक है कपास का मिलानी रोग। नेक्स्ट इसके अलावा एक है मूंगफली का पर्णचित्ती रोग, पर्णचित्ती यानी कि टिक्का रोग। एक और है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। इसके अलावा एक और है धान का झुलसा रोग। तो इन सभी रोगों के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइजिम का। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने भले ज्यादा लिख दिया है पर आप कार्बन डाइजिम का एक उपयोग लिखिए। तो एक उपयोग यही लिखना है, एक कवक फफूंदनाशी है जिसका उपयोग फसलों को हानिकारक फंगस से बचाने के लिए किया जाता है। कोई एक उदाहरण लिख देना बस बहुत है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कोई 2 मानव परजीवी के नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका आया है चैप्टर नंबर 13 से। क्लियर? और यहाँ पूछे मानव परजीवी के केवल कितने नाम पूछे? 2। और आपके चैप्टर नंबर 4 में 4 परजीवी दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है उसका नाम है पिस्सू और दूसरा जो है उसका नाम है जौंक। तो 2 तो हो चुके। क्लियर? अब ये दोनों जो होते हैं ये दोनों होते हैं बाह्य परजीवी। अब इन्होंने ऐसा तो पूछा नहीं है कि बाह्य लिखना है कि आंतरिक, ये दोनों होते हैं बाह्य। नेक्स्ट तीसरा एक और है जिसका नाम है एस्कैरिस। इसके अलावा चौथा जिसका नाम है लिवर फ्लूक, हिंदी में उसको बोलते हैं यकृत कृमि। और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं आंतरिक परजीवी। तो मैंने आपके लिए सामने लिख दिए 4, आप इनमें से 2 कोई से भी लिख सकते हो। इतने इजी आंसर होते हैं अति लघुत्रात्मक में। नेक्स्ट है घोंघा में श्वसन क्रिया जो है वो किस अंग के द्वारा होती है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है गिल। अच्छा, गिल के अलावा एक दूसरा नाम और आपकी किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम है टीनिडियम। तो हो सकता है आपको ये पूछ ले। अच्छा, ये भी हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो खाली जगह में आ जाए कि घोंघा में श्वसन क्रिया किस, फिर खाली जगह अंग द्वारा होती है। तो वहां पर या तो गिल या टीनिडियम आपको आंसर लिखना होगा। तो इस तरीके से आपके कौन से क्वेश्चन भी खत्म हुए अति लघुत्रात्मक। टोटल अति लघुत्रात्मक कितने मिले? 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट अब जो करेंगे वो करेंगे हम लघुत्रात्मक, जो कि आपके क्वेश्चन होंगे 1.5 नंबर के। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा, आप पहले क्वेश्चन में सारे ऑब्जेक्टिव कर चुके हो, दूसरे क्वेश्चन में आप सारे रिक्त स्थान कर चुके हो और तीसरे क्वेश्चन में जो है आप अति लघुत्रात्मक कर चुके हो। नेक्स्ट अगले जो प्रश्न चलेंगे वो चलेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें कम से कम आपको 50 शब्द का आंसर लिखना है। देखा जाए तो 3 से 5 लाइन का भी आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 1.5 नंबर के। ठीक, तो चलिए इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। लघुत्रात्मक में प्रश्न नंबर संख्या चलेगी 4 नंबर से। तो चलिए देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है पादप प्रजनन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। ये जो क्वेश्चन आया है वो चैप्टर नंबर 1 से आया है। चैप्टर नंबर 1 और उसका 2 नंबर का जो पेज है उसी से वहीं से स्टार्ट होता है। पादप प्रजनन के कोई 2 उद्देश्य।
हाँ 3 पूछे बेटा। ये देखो बेटा, जब यहाँ पादप प्रजनन की बात चलती है तो एक्चुअली में जो चैप्टर पहला आप पढ़ते हो उसमें जो मेन विधि है वो है संकरण, यानी कि जब 2 पौधों में क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्यों करवाया जाता है, ताकि एक अच्छी किस्म प्राप्त हो सके। तो देखिए बेटा, इनके क्या आंसर थोड़े बड़े बड़े होंगे। अगर मैं एक एक चीज को लिखने लगा तो ये वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि इतनी वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए मैंने पहले से ही आपको आंसर लिखा हुआ है। आपको बस इतना करना है कि मैं जब इनको समझाऊं तो ढंग से आप समझे, कितना लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, जितने नंबर का पूछा जाए, जितने शब्दों का पूछा जाए, आप उतना ही लिखें, ज्यादा बड़ा चढ़ा के बिल्कुल भी ना लिखें। तो केवल 3 उद्देश्य से पूछे तो आपको 3 ही लिखने, ज्यादा से ज्यादा आप 4 लिख सकते हो, वरना आपकी किताब में कम से कम 10 से 12 लिखे हुए हैं। ठीक, फिर भी मैंने यहाँ करीबन आपको 8 समझाने के लिए लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़िए कि जब भी 2 पौधों में संकरण करवाया जाता है या उनमें प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है तो नेक्स्ट जो फसल या बीज प्राप्त होंगे तो वो कैसे होने चाहिए। तो देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है, अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण। तो तुम जानते हो कि जो भी आजकल जो फसलें हैं वो उत्पादन में क्या है, कम है, उपज कम हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि पादप प्रजनन के द्वारा हमें एक ऐसी किस्म प्राप्त हो जाए जो क्या हो, अधिक उपज देने वाली किस्म हो। नेक्स्ट, उपज तो हो ही, पहला हो गया उपज तो हुई, पर उपज के साथ साथ उसके गुणों में भी क्या होना चाहिए, सुधार। जैसे कि अगर कपास की खेती कर रहे हैं तो कपास का जो रेशा है वो कैसा होना चाहिए, लंबा, तथा कैसा भी होना चाहिए, वो शक्तिशाली। इसके अलावा अगर हम दालों वाली कोई खेती कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ऐसे ही जो तेल वाले पौधे होते हैं उनमें तेल की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसी तरीके से ये हुए 2। नेक्स्ट तीसरा, जब पादप प्रजनन के द्वारा कोई किस्म बनाई जाएगी तो किस्म ऐसी होनी चाहिए जो कीटों के प्रति एवं किसी अन्य रोगों के प्रति कैसी होनी चाहिए, वो प्रतिरोधी होनी चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर, चौथा नंबर का है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, यानी कि हर एक किस्म जो पादप की है वो कैसी होनी चाहिए, हर एक मौसम के लिए दक्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला है शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास। हर कोई चाहता है कि फसलें जो है जल्दी से जल्दी पक सके, कम से कम 60 से 80 दिन के अंदर ही कोई फसल का क्या हो जाए, पकाव हो जाए। नेक्स्ट फिर है प्रकाश असंवेदित किस्मों का विकास। यहां जो लिखा हुआ ना असंवेदित, प्रकाश असंवेदित, इसका मतलब यह है कि ऐसी किस्मों का विकास किया जाए कि जिसे किसी भी जलवायु या किसी भी अन्य राज्य या अन्य देश में किसी भी मौसम में उगाया जा सके। नेक्स्ट फिर है सूखा एवं लवण रोधी फसलों का विकास। जैसा कि आप जानते हो कि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, इसलिए कुछ ऐसी किस्मों का भी विकास किया जाना जरूरी है जो सूखे और लवण को भी सहन कर सके। और लास्ट फिर लिखा हुआ है विस्तृत ना होने वाली किस्मों का विकास। जैसे आपको पता होगा कि कुछ फसलें जैसे कि मूंग, उड़द और सरसों जो होती है उनकी जो फलियां होती हैं जैसे पकने लगती है तो फट जाती हैं, जिसके कारण उसका दाना जो है वो धरती पर गिर जाता है। तो हमें ऐसी फसलें बनानी है, जो ये फटना है ना उसी का मतलब है विस्तृत होना। तो हमें कैसी फसल बनानी है, जो विस्तृत ना होती हो। ये तो मैंने करीबन 8 लिख रखे, पर यहां जो पूछे गए 3, तो बेटा आप ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो कितना कर लेना, केवल 5। इससे ज्यादा बड़ा आप मत करना, जितना पूछा जाए उतना ही करना। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता तब आप 8-9 ये लक्षण कर सकते थे, उद्देश्य कर सकते थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पादप पुनर्स्थापन के कोई 3 दोष लिखिए। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 1 से ही आया है। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, पादप पुनर्स्थापन के कोई 3 दोष। पुनर्स्थापन और इसके कितने दोष चाहिए, 3। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पुनर्स्थापन का मतलब क्या है। पुनर्स्थापन का मतलब है किसी एक जगह से पौधों को किसी दूसरे उस जगह उगाना जहां पर वो फसल पहले कभी उगाई ही नहीं गई। जरा देखिए, किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर उगाना जहां पर वह पहले उगाई ही नहीं गई हो। जैसे कि अपने देश भारत में कोई भी फसल है XYZ जो कभी पहले उगाई ही नहीं गई है, उसे किसी अन्य देश से मंगाया गया और फिर यहां पर उगाया गया, तो इस चीज को ही बोलते हैं पुनर्स्थापन। क्लियर। तो नेक्स्ट पुनर्स्थापन में जिन किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली उनको विदेशों से ही मंगवाया जाता है।
पुनर्स्थापित किस्में वो भी हो सकती हैं, जैसे अपने देश में अगर बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी लाई गई किस्में भी पुनर्स्थापित किस्में हो सकती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अधिकतर पुनर्स्थापित जो किस्में होती हैं उनको कहां से मंगवाते हैं? विदेशों से। और इसी चीज के लिए पूछा गया है दोष, कि जब पुनर्स्थापन होता है तो उसका दोष क्या है। तो दोष क्या होगा? अगर हमने किसी अन्य देश से कोई फसल मंगाई है तो अगर फसल आई है तो वो हो सकती है जड़, तना, पत्ती या बीज के रूप में उसको लाया जा सकता है। तो जब उनको जड़, तना, पत्ती या बीज के रूप में लाया जाएगा तो वो फसल तो आएगी आएगी, साथ में हो सकता है कि उसके साथ में कुछ रोग भी आ जाए, जीवाणु है, वायरस है या कवक है, कुछ वो आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनके साथ साथ कुछ खरपतवार के बीज भी मिलकर आ जाए। तो चलिए इनके दोष देखते हैं। तो आपकी किताब में करीबन 4 दोष है, पूछे गए हैं 3, तो आप चाहे चारों दोष लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर पुनर्स्थापन की परिभाषा आपको केवल समझाने के लिए लिखी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है पादप पुनर्स्थापन के कोई 3 दोष लिखिए, तो आप केवल 3 दोष ही लिखना, 3 की जगह 4 लिख सकते हो, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए पहला दोष देखिए, पुनर्स्थापित किस्मों के साथ खरपतवारों का भी क्या हो जाता प्रवेश। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब भी कोई अन्य देश से कोई किस्म मंगाई जाती है तो वो तो आती आती है, लेकिन उसके साथ क्या भी आ जाते हैं? खरपतवार। जैसे कि लिखे हुए कुछ सत्यानाशी और गेहूं, जो कि कभी अपने देश में पहले नहीं थी, लेकिन विदेशों से कोई फसल मंगाई तो उनके साथ ये भी आ गई। नेक्स्ट, पुनर्स्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोगों के रोगजनक भी। अब जैसे कि सोचो कि जो फसल अपने देश में ही नहीं है तो उससे संबंधित रोगजनक भी क्यों होंगे, यानी रोग को करने वाले भी क्यों होंगे। अगर देशों से, विदेशों से मंगवाई गई कोई फसल होगी तो वो तो आएगी आएगी, साथ ही उससे संबंधित किसी ना किसी रोग के क्या भी प्रवेश कर जाएंगे? रोगजनक प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि श्रीलंका से कॉफी के पौधे या कॉफी के बीज यहां उगाने के लिए मंगाए गए तो उसके साथ साथ क्या भी आ गया? कॉफी से संबंधित कॉफी किट का रोग भी आ गया। किट रोग जो बेसिकली कवकों से होता है। नेक्स्ट, फिर है कुछ पुनर्स्थापित प्रजातियों से पारिस्थितिक संतुलन पर भी खराब प्रभाव पड़ सकता है। जैसे यूकेलिप्टस के जो पौधे हैं उन पौधों की जो जड़ें होती हैं कुछ ज्यादा ही गहराई में चली जाती हैं, जिससे भूमिगत जल भंडारों में क्या भी हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट, लास्ट है कि कई पुनर्स्थापित प्रजातियां खरपतवारों के रूप में भी फैल गई हैं, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनको लाया गया था फसलों के रूप में लेकिन वो फैल गई खरपतवारों के रूप में। जैसे कि जलकुंभी, जलकुंभी को अपने देश में बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हुआ खत्म। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वाहक PBR 322 का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए बेटा, चित्र वाले जो क्वेश्चन है आप उनकी जरूर प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ चित्र आपके लिए बना देता हूं कि किस तरीके से आपको वो चित्र बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब में या फिर मैं कहूं तो इस पेपर में जो आपका 2026 का पेपर होगा करीबन 2 से 3 डायग्राम्स तो आपके लिए आते ही आते हैं, जिनमें से एक तो ये मोस्ट ही है। तो चलिए देखिए कि PBR 322 का नामांकित चित्र क्या है। अभी किताब के 2nd चैप्टर में कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है, कुछ गोलाकार जैसा चित्र बना हुआ है, तो बीच में लिख देना है PBR 322। एक तो ये चीज क्लियर। देखिए बेटा, वैसे तो आपको पता होगा कि वाहक जो होते हैं, वेक्टर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो जो कि वांछित जीन को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए सहायक होते हैं। अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने देखा होगा कि जो वाहक होते हैं उन पर कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद उनके पास वांछित जीन जोड़ते हैं जिससे तैयार होता है RDNA। फिर इस RDNA को किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है। तो बेसिकली वाहक का इस्तेमाल होता है वांछित जीन को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए। तो जब भी किसी वाहक का उपयोग किया जाता है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो वाहक का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसके अलावा एक उसके पास ORI साइट होना चाहिए। ORI साइट का मतलब क्या है कि कहां से प्रतिकृति होगी। तुम जानते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं PBR 322 जो बना रहे हैं वाहक, ये निकाला किससे गया है? एक जीवाणु जिसका नाम है इकोलाई। इकोलाई नामक जीवाणु से निकाला गया है। ये जो वाहक आपके सामने PBR 322 लिखा हुआ है ये एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड जो होते हैं उनमें सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। तो जैसे मैंने बताया, एक तो वाहक का साइज छोटा होना चाहिए, दूसरा उसके पास ORI साइट जरूर होनी चाहिए। तो देखो एक यहां पर नाम लिखाया जाएगा ORI साइट। अगर आप ORI साइट लिख दे तो ठीक, ORI साइट नहीं लिखते हो तो एरो लगा के ऐसे लिख सकते हो, प्रति
कृति का उत्पत्ति स्थल। यही इसका डायग्राम है बेटा जो मैं बना रहा हूं, समझाते समझाते बना रहा हूं इसको। नेक्स्ट इसके बाद क्या चीज आती है, इसके बाद आते हैं पहचान अनुक्रम। अब ये क्या होते हैं आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है। जब हम किसी प्लाज्मिड में कट लगाते हैं, ये कट लगाते हैं तो उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। तो वैसा ही यहां भी है कि अगर हमें इस प्लाज्मिड को कट लगाना है और वांछित जीन को जोड़ना है तो कट लगाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, पर एंजाइम के लिए कुछ पहचान अनुक्रम होने चाहिए। तो कुछ पहचान अनुक्रम होते हैं, जैसे एक है इको R1, एक है हिंड सेकंड, इसके अलावा एक है PST फर्स्ट, नेक्स्ट इसके अलावा एक है बाम H1 फर्स्ट, इसके अलावा एक है PSV सेकंड। ऐसे कुछ पहचान अनुक्रम है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स, ये जितने भी नाम लिखे हुए ना बेटा, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स के नाम है, ये पहचान अनुक्रम का नाम नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स के नाम है जो कि इस जगह पर कर, जैसे कि अगर मान लो मैं RE एंजाइम का इस्तेमाल करता हूं तो ये इको R1 का इस्तेमाल करता हूं तो ये यहां पर क्या लगा देगा, कट। हिंड सेकंड का इस्तेमाल करता हूं तो यहां पर कट लगा देगा। क्लियर? तो इतनी चीज हुई। नेक्स्ट इसके अलावा एक गुण और होता है और वो होते हैं वर्ण योग्य चिन्ह, कि जब भी किसी प्लाज्मिड में कट लगाया जाता है, कट लगाने के बाद जब RDNA तैयार होता है तो एक्चुअली में कहा जाता है कि पुनर्योगज और अपुनर्योगज कोशिका को पृथक करने के लिए हर एक प्लाज्मिड में क्या भी होना जरूरी है, वर्ण योग्य चिन्ह, जिसको इंग्लिश में एक नाम और बोला जाता है मार्कर जीन का भी होना जरूरी है। तो जो PVR322 होता है उसमें 2 मार्कर जीन या 2 वर्ण योग्य चिन्ह पाए जाते हैं। तो 2 वर्ण योग्य चिन्ह, जरा ध्यान से देखना, एक जो वर्ण योग्य चिन्ह है वो आपकी किताब में यहां से लेकर कुछ इस तरीके से यहां तक बना हुआ है, जिसमें PST फर्स्ट भी आ चुका है। क्लियर? तो ये वाला जो बना हुआ है ये वर्ण योग्य चिन्ह का नाम है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। मैं इधर नाम लिख देता हूं बेटा वर्ण योग्य चिन्ह क्या मार्कर जीन के। एक जो होता है वो है एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन, ये जो R लिखा हुआ है ना बेटा ऊपर, रेजिस्टेंस यानी कि हिंदी में प्रतिरोधी जीन। दूसरा जो जीन होता है उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। ये 2 प्रकार के जीन होते हैं और दूसरा जो जीन होता है वो यहां से लेकर यहां होता है, जिसको लिखेंगे TET, उसके ऊपर लगा दो R, टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन। तो अब अगर मुझे किसी वांछित जीन को जोड़ना है तो मैं टेट्रासाइक्लिन पर कट लगा सकता हूं या एम्पीसिलिन पर कट लगा सकता हूं और फिर वांछित जीन जुड़ सकता है। तो इस तरह का जो डायग्राम है, ये तो केवल मैंने आपको समझाया है क्योंकि क्वेश्चन तो क्या पूछा गया है, नामांकित चित्र। इसको मैं जल्दी से भी बना सकता था, पर इसके साथ साथ आपने इस टॉपिक को थोड़ा बहुत समझ लिया। तो जब अगर ये चित्र आता है तो आपको चित्र यही बनाना है जो मैंने चित्र बना रखा है। चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कोई 3 महत्व बताइए। तो आपको कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के कितने महत्व बताने, 3 महत्व आपको ये बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कृषि के क्षेत्र में ऐसे कौन से कार्य किए गए जो महत्वपूर्ण रहे हैं। तो चलिए एक एक करके करते हैं। वैसे तो आपकी किताब में करीबन 6-7 महत्व बता रखे हैं, चूंकि देखो ये क्वेश्चन लघुत्रात्मक है, 1.5 नंबर का है, मैंने हर एक महत्व में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। जरूर नहीं है कि आप इतना कुछ लिखें, आप चाहें तो सीधा सीधा बस ये जो नाम लिखे हुए हैं इन नाम को भी लिखिए आए, तब भी आपको 1.5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अभी हाल फिलहाल आपके सामने 2 लिखे हुए हैं, मैं कुछ और भी नाम आपको लिखूंगा, पहले मैं इनको समझाता हूं। तो चलिए कृषि के क्षेत्र में हम 3 महत्व देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें से पहला है BT कपास। यहां पर जो B और T लिखा हुआ है ये एक जीवाणु का नाम है जिसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये नाम याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि BT की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस है। तो ये क्या लिखा हुआ है, BT कपास। तो सुनिए बेटा, कपास के पौधों में क्या है, एक रोग लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी सड़न रोग।
और वो किस कीट की वजह से लगता है, गोलक सलभ कीट बोल लो या गुलाबी सड़न कीट बोल लो, वो रोग लगता है। तो उस रोग से बचाव के लिए ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है, उस जीवाणु के पास एक कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाला जीन होता है। जैसा लिखा हुआ है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु से कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाले उस जीन, और उस जीन का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस के पास वो कौन सा जीन होता है जो कीटनाशी प्रोटीन बनाता है, तो उसका नाम है क्राइजीन। तो उस क्राइजीन को निकालकर बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस में स्थानांतरित कर दिया, कपास में। और जब कपास में इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस का क्राइजीन ट्रांसफर कर दिया तो बनने वाली कपास का नाम क्या हो गया, बीटी कपास। और ये जो बीटी कपास है वो अब किसके प्रति प्रतिरोधी हो गई, गोलक सलभ या कहें तो गुलाबी सड़न कीट के प्रति कैसी हो गई, प्रतिरोधी। दूसरा देखिए फ्लेवर सावर टमाटर। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको सीख लीजिए। देखिए बेटा, नॉर्मली जो देसी और सामान्य जो टमाटर होते हैं वो पकने के समय सड़ने लगते हैं, यानी उनका ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता। अब वो 3 से 5 दिन के अंदर सड़ने क्यों लगते हैं, होता यह है कि टमाटर की जो कोशिकाएं, उनमें जो कोशिका भित्ति है उनमें होता है पेक्टिन। तो कोशिकाएं जो होती है टमाटर की, वो एक एंजाइम बनाती हैं जिसका नाम होता है, पकने के समय एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्चुरोनेज। ये बेहद इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, पॉलीगैलेक्चुरोनेज। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि टमाटर में वो कौन सा एंजाइम बनता है, तो एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्चुरोनेज। और इस एंजाइम्स की वजह से ही 4 से 5 दिन के अंदर टमाटर जो है पकने के साथ साथ सड़ने लगते हैं। तो कैसा हो कि अगर, क्योंकि जो ये एंजाइम है पक्का कोई ना कोई जीन बनाता होगा, तो अगर उस जीन के कार्य को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शायद ये एंजाइम बनेगा नहीं, और अगर एंजाइम नहीं बना तो जो टमाटर होंगे उनको ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो चलिए पढ़िए इसको, क्या लिखा है कि देसी या सामान्य टमाटर को अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक समय तक संग्रहित करने पर यह पकने के समय एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्चुरोनेज, जो कोशिका भित्ति की पेक्टिन को क्या कर देता है, घोल देता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक टेक्निक जिसका नाम है एंटीसेंस आरएनए टेक्निक। अगर तुमको ये नाम याद नहीं होता है तो आप सीधा लिख देना बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा टमाटर के पौधे में किस जीन को, कुछ ऐसा जीन को ट्रांसफर कर दिया गया जो इस एंजाइम के संश्लेषण को क्या कर देता है, बनने को रोक देता है, जिससे टमाटर अधिक दिन तक क्या भी रह जाते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं। तो इस तरह से आपके कितने महत्व हुए बेटा, 1 और 1 2। नेक्स्ट तीसरा महत्व देखिए, नरबंध पौधों की प्राप्ति। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका, नरबंध पौधों की प्राप्ति। तो इसके अंदर क्या है, ध्यान से इसको पढ़ो, उससे पहले कुछ चीज समझो बेटा। देखिए बेटा, आप चैप्टर नंबर 1 में, ये तो आपको पता ही है, ये जो क्वेश्चन है वो आया है चैप्टर नंबर 2 से, लेकिन आप चीज सुनिए कि चैप्टर नंबर 1 में एक प्रक्रिया पढ़ते हो जिसका नाम है संकरण। संकरण की प्रक्रिया के दौरान आप पढ़ते हो, कुछ इस तरीके से आपको करवाया जाता है कि 2 पौधे हैं, एक लंबे पौधे हैं और एक जो है वो बौने पौधे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इनमें किया क्या जाता है, जब संकरण करवाया जाता है तो किसी एक पौधे के पुष्प से किसको, पुंकेसर को हटा दिया जाता है, और जब पुंकेसर को हटाया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विपुंसन। क्लियर है? फिर उसके बाद इसकी बैगिंग कर दी जाती है। फिर जब इसके पुंकेसर में परागकण बन जाते हैं दूसरे पौधे के में, तब बैगिंग को हटाकर इनके परागकणों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आपको पता होगा इस प्रक्रिया को हम पर परागण के नाम से जानते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कृत्रिम परागण, या क्या भी बोल सकते हैं, संकरण। तो संकरण की प्रक्रिया के दौरान एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है विपुंसन। तो विपुंसन के दौरान क्या करते हैं कि पुष्पों से पुंकेसरों को हटाया जाता है। तो इसमें बड़ा लंबा टाइम लगता है, समय धन की क्या थोड़ी खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जरा देखिए इस टॉपिक को कि नरबंध पौधे, तो यानी कुछ ऐसे पौधे तैयार किए जा सके जिसमें केवल और केवल मादा पुष्प लगते हों, नर जो पुष्प है वो कम लगते हों। तो देखिए नरबंध पौधों की प्राप्ति, पादप संकरण प्रयोगों में नरबंध पौधे अत्यधिक कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण। यानी कि नर पौधे विकसित तो हुए लेकिन कैसे है, वो बंद है, यानी वो क्रियाशील नहीं है। और जब वो क्रियाशील नहीं होंगे तो किसी किसी में पुंकेसर बने तो बने, नहीं भी बने, और अगर बन भी गए तो उनमें परागकण नहीं बने। नरबंध पौधे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नरबंध पौधे विकसित होने पर, देखो जरा यहाँ लिखा हुआ है, विपुंसन जैसी क्रियाओं पर समय, श्रम और धन खर्च करने की क्या नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती। तो अब ऐसे पौधे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से तैयार किए गए, तो आप देखिए ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से। मैं चाहता तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी 3 महत्व सीधे सीधे लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, इसका एक कारण है, क्योंकि इनके बीच में जो चीजें लिखी हुई है ना, इनसे रिलेटेड भी अलग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो जरा,
कि नरबंध पौधे की प्राप्ति कैसे होगी। एक जीवाणु है जिसका नाम जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। तो इसका नाम याद कर लेना, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस से प्राप्त एक जीन जिसका नाम है बार्नेज। उस बार्नेज जीन को एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से किसमें, तोरिया व तमाकू के पौधे में क्या करवाया गया, निवेशित। और जब निवेशित किया गया तो तमाकू व तोरिया के जो पौधे हैं उनके पौधों में जो नर पुष्प होंगे वो कैसे होंगे, बंध पादप विकसित होंगे। क्लियर। तो ध्यान से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरबंध पौधे विकसित करने के लिए, नरबंध पौधे विकसित करने के लिए किस जीवाणु से जीन लिया गया। तो जीवाणु का नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। इसके उस जीन का नाम क्या है, तो उस जीन का नाम है बार्नेज जीन। तो ये याद रखकर जरूर रखना। ठीक, तो उस हिसाब से कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 महत्व आपके हो गए यहाँ समाप्त। बाकी 3 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे कि एक लिखा हुआ है खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। इसके अंतर्गत बेटा आप क्या लिखते हो कि देखते हो कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनके साथ साथ खरपतवार भी उगाती है। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम क्या लाते हैं, रसायन खरपतवारनाशी। तो खरपतवारनाशी को हम जब डालते हैं तो खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, पर उसका असर किस पर भी पड़ता है, हमारे सामान्य पौधों पर भी पड़ता है। तो कुछ ऐसे पौधे तैयार किए जा सके कि जब वो उगे तो उनके साथ खरपतवार भले ही उग जाए, जब हम खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करें तो केवल और केवल खरपतवार पर ही उसका असर हो, हमारे मेन पौधों पर उसका असर ना हो। तो ऐसे फसल जो है वो है खरपतवारनाशी। इसके अलावा इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसजेनिक मक्का भी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देना। तुम जानते होंगे कि एक प्लांट होते हैं लेग्युमिनेसी कुल के पौधे, मटर, चना, सेम, ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। अब ये जो बैक्टीरिया होता है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। लेकिन अन्य जो पौधे होते हैं उन पौधों में, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, इन पौधों की जड़ों में वो राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे कुछ ऐसे पौधे बनाने हैं कि वो पौधे खुद ब खुद नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लें, तो हम राइजोबियम नाम के जीवाणु से, कौन सा जीवाणु, राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है उसके पास एक जीन है जिसका नाम है निफजीन, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर इसकी फुल फॉर्म है। ये भी कई जगह पूछा जाता है, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, ये भी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इस जीन को राइजोबियम से निकाल कर फिर उन पौधों में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिन पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। तो ये सब जो किया जाता है वो किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस तरीके से मैंने कृषि के क्षेत्र में तकरीबन आपको 6 महत्व बता दिए, इनमें से केवल आपको 3 महत्व लिखने थे। फिर से मैं आपको बता दूं, जब 1.5 नंबर का लघुत्रात्मक में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इतनी बड़ी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो पूरा पेज बढ़ जाएगा। आप चाहें तो 3-4 जो ये महत्व है कुछ इस तरीके से आप लिखकर छोड़ सकते हो, 1 2 3 4, भले 6 के 6 नाम लिख देना, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल्स आप उसमें मत लिखना। बड़ा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का तो आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, समाकलित कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत ये जो आया है, ये आया है चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन। चलिए पढ़िए, समाकलित कीट प्रबंधन, सीधा सीधा अर्थ इसका यह है कि किसी भी तरीके से, जैसे खेतों में जब कीटों से रोग हो जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती हैं। आपने 4th नंबर के चैप्टर में एक यांत्रिक नियंत्रण, सस्य नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण जैसी विधियां पढ़ रखी हैं। तो जब किसान कीटों का नियंत्रण करते हैं तो उनके लिए इन चारों विधियों में से कोई ना कोई विधि को वो जरूर अपनाते हैं। तो इन चारों विधियों का उपयोग करते हुए यदि हम कीटों पर नियंत्रण या उसका प्रबंधन रख सकें तो यही कहलाता है समाकलित नाशक कीट प्रबंधन। तो इस चीज के अंतर्गत जैसे लिखा हो समाकलित नाशक कीट प्रबंधन, तो एक लाइन ये भी हो जाती है कि कोई भी वो तरीका जिस तरीके की वजह से हम कीटों पर नियंत्रण या उसका प्रबंधन कर सके, तो ये भी क्या कहलाता है, समाकलित नाशक कीट प्रबंधन ही कहलाता है, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिस्थितिक रूप से क्या होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कीटों की संख्या कम है तो रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, अगर कीटों की संख्या बेहद कम है तो रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब कीटों की संख्या आर्थिक दहली स्तर यानी बहुत ज्यादा हो, जिसको बोला गया है
आर्थिक दहली स्तर से भी ऊपर हो तो ही इन रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी यहाँ पढ़िए कि समाकलित कीट प्रबंधन में आपको कितना लिखना है, केवल ये लिखना है। बाकी पैराग्राफ बहुत बड़ा आपकी किताब में, पर लिखना आपको यह है। देखिए, समाकलित नाशक कीट प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन की सभी संभावित विधि, जैसे कि मैंने बताई थी कि सस्य प्रबंधन हो सकता है, रासायनिक प्रबंधन हो सकता है, जैविक प्रबंधन, यांत्रिक प्रबंधन, कोई भी टेक्निक विधियों का एक कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वयन करना, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं पारिस्थितिक दृष्टि से कैसा होना चाहिए, लाभदायक। यानी कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल कीटों को कर दिया जाए, बिल्कुल उनका उन्मूलन यानी उनका नष्ट ही कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन कीटों पर भी पक्का कोई ना कोई परभक्षी डिपेंड करते होंगे, तो उन फिर परभक्षी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, समाकलित नाशक कीट प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नाशक कीट संख्या को एक विशेष स्तर तक बनाए रखना है, ना कि उनका उन्मूलन करना है। ऐसा नहीं है कि कीटों को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाए, नहीं, एक विशेष स्तर तक वो भी कीट होने चाहिए ताकि अन्य जो कीटों को खाते हैं, जिनको हम परभक्षी बोलते हैं, ताकि वो भी जिंदा रह सकें। इसी चीज को बोलते हैं समाकलित कीट प्रबंधन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हुआ आपका खत्म। बाकी मैंने यहाँ आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है। कई बार इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी आता है कि समाकलित कीट प्रबंधन जो शब्द है वो दिया किसने? जा देख लो। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बार्टलेट ने समाकलित नाशक कीट नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है नैपसैक स्प्रेयर का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 4 से। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैं बता रखा था आपको कि आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिनके चित्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये चित्र थोड़ा बड़ा था, तो आप ये चित्र देख सकते हैं। ये वाला चित्र आपको बनाना होगा पेपर में। इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। एक तो ये चित्र आपके सामने दिख ही रहा है, नैपसैक स्प्रेयर। इसके अलावा एक चित्र और ये भी आप देख लीजिए, हैंड रोटरी, ये भी आपका चित्र आ सकता है। तो इन दोनों चित्रों की आप क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बेटा, जब भी लघुत्रात्मक में ऐसा प्रश्न आए, टिप्पणी आए, तो चूंकि ये पहले से लघुत्रात्मक है, मात्र 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें से टिप्पणी कितनी की दी गई है? 2, फाइलॉडी और संचरण। तो ज्यादा ज्यादा 1.5 2 लाइन का भी आप आंसर लिख सकते हो। अगर केवल एक ही शब्द होता तो उस पर आपको 4 लाइन लिखनी पड़ती। तो पहला दिया गया इसमें फाइलॉडी। फाइलॉडी का मतलब क्या है कि अगर कोई पौधा है उस पर जो पुष्प लगा है, जो पुष्प लगा है वो पुष्प ही पत्ती जैसी संरचना में कवर हो जाए, नया पत्ती जैसी संरचना में बदल जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? फाइलॉडी। तो जैसे लिखा हुआ है, पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में रूपांतरण होना ही क्या कहलाता है? फाइलॉडी कहलाता है। जैसे कि तिल में ये होता है, तिल के पौधों में उनकी क्या होती है? पुष्पीय जो भाग होते हैं वो पत्ती जैसे सदृश संरचना में बदल जाते हैं। तिल का फाइलॉडी रोग। दूसरा लिखा हुआ है संचरण। संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, आप इसको स्थानांतरण भी बोल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनका संचरण या स्थानांतरण जो है वो किसी ना किसी वायरस, जीवाणु, किसी ना किसी चीज की वजह से होता है, तो उसे कहते हैं संचरण। तो देखिए, रोग जनक का यानी कि रोग करने वाले रोग कारक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 6 में एक टमाटर का पर्णकुंचन रोग है, तो उस पर्णकुंचन रोग को फैलाने का कार्य जो है वो कौन करती है, या स्थानांतरित करने का कार्य कौन? सफेद मक्खी। तो उसका एग्जाम्पल, सफेद मक्खी द्वारा टमाटर के पर्णकुंचन विषाणु का क्या होता है? संचरण होता है। चलिए, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हुए 10। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।